हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। 1078 देवसेना की जिद। पूरे वंश में सिर्फ अपनी मां देवसेना से डरती थी, बाकी किसी से नहीं। और जब सामने वाले लड़के ने इस लहजे में बात की तब उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इधर लड़के की भौहें तंग गई। लीना आगे बोली, तुम जिन लोगों के खिलाफ जहर उगल रहे हो वह देवांश दल के लोग हैं। उनमें से एक खुद दल का लीडर है, वही लीडर जिसने काला भालू कबीले को नाराज करने से पहले एक बार नहीं सोचा, वही लीडर जिसने इस वंश के लीडर की बेटी को बचाया है। उसके खिलाफ मैं एक शब्द तुम्हारे मुंह से तो बिल्कुल नहीं सुनूंगी। लीना, लड़के का चेहरा तमतमा गया। तुम बाहरी लोगों के लिए अपने वंश के लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो, लड़का बोला। वह गुस्सा तो बहुत ज्यादा था, पर सामने वाली लीडर की बेटी थी, बेवजह वह उससे लड़ना नहीं चाहता था। लीना ने अपनी मां से कहा, लीडर गुरु थोड़ा मूडी है, ज्यादा बात नहीं करता, ज्यादा लोगों के साथ मिलता जुलता नहीं है, इसीलिए वह इस जगह नहीं आना चाहता होगा। यह जवाब मैं खुद लीडर गुरु से सुनना चाहती हूँ लीना, देवसेना ने सख्त भाव दिखाते हुए कहा। लीना आगे कुछ कहना चाहती थी मगर देवसेना के आगे बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। देवसेना ने उसी लड़के से कहा, लीडर गुरु और उसकी दोस्तों को बुलाकर लाओ, इज्जत के साथ। जी लीडर। लड़का खाने से उठकर सीधा उन लोगों को बुलाने भागा। लीना यह देख खुद भी उसके पीछे गई, जिसके पीछे शाहीन भी भागी। यह सब देखकर देवसेना ने वीरेंद्र और बाकी श्रेष्ठों की तरफ देखा। वीरेंद्र बोला, कुछ देर पहले ही हमें खबर मिली थी उस अनजान शख्स के बारे में, अब इन लोगों का इस जगह न आना शक पैदा कर रहा है। इस पर दूसरा श्रेष्ठ बोला, क्यों न एक बार हम खुद जाकर देखें। थोड़ा सब्र करो, मानव को वापस आने दो, देवसेना ने कहा। जो लड़का अभी गया था उसका नाम मानव घड़ियाल था। देवसेना की बात पर हर किसी ने हामी भर दी। मानव तेज कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था। जल्दी ही वह उन लोगों के कमरों के पास पहुंच गया। उस जगह पहले से वही सैनिक तैनात था, जो उसे देख सिर झुकाकर बोला, छोटे मास्टर आपको कुछ काम था। तैनाती तो दो लोगों का जोड़ा देता है, तुम अकेले इस जगह क्या कर रहे हो, मानव ने पूछा। सैनिक हड़बड़ा गया। उसने बात को संभालते हुए कहा, वो मेरा साथी हल्का होने गया है, बस अभी आता होगा। ठीक है, मानव ने मुंह बनाया। फिर कमरों की तरफ देखते हुए बोला, यही है देवांश दल के लोगों के कमरे। जी छोटे मास्टर। सैनिक की हामी मिलते ही मानव ने एक कमरे के पास जाकर दरवाजा खटखटाया। किस्मत से उसने पारो और प्रियांशी का कमरा ही चुना था। दरवाजा खुलते हुए उसे प्रियांशी नजर आई, जिसे देख मानव ने सख्ती से कहा, लीडर ने तुम सबको खाने पर बुलाया है, चलो और अपने लीडर को भी ले चलो। मानव के कहने का लहजा काफी घमंडी था, मानो वह सामने वालों को कुछ खास समझता न हो। और यही बात प्रियांशी को कतई पसंद नहीं थी। उसने कहा, तुम सबके दिमाग में खराब है, या दिमाग की जगह लालटेन लगाकर बैठे हो। एक बार कहा नहीं आना तो बार बार बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर क्यों चले आते हो। अपनी इज्जत का तुम लोगों को चुल्लू भर का भी ख्याल नहीं है, अगर इज्जत है तो है। लीना और शाहीन बस अभी अभी उस जगह पहुंचे थे, और उस सुनकर तो वह लगभग गिर ही पड़े। और मानव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, हमारे घर में आकर हमसे इस लहजे में बात करती हो, हमारी लीडर के आदेश को इनकार करती हो, तुम सच में मरना चाहती हो क्या। मानव से कई लोगों ने इस लहजे में बात की थी, पर वह सब ऊंचा पद के थे या फिर उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर थे। लेकिन आज तक खुद से कमजोर दल की कमजोर लड़की से ऐसा कुछ नहीं सुना था उसने। प्रियांशी ने उसे हकालते हुए कहा, अपनी औकात बनाकर आओ मुझे मारने के लिए, तुम्हारे पानी वाले खून में इतनी ताकत नहीं है तुम्हारी तो। मानव ने अपनी शक्तियों को बाहर निकाला। वह भी दूसरे चरण का महासम्राट था, मगर वह उन पर हमला करता। लीना ने चिल्लाते हुए कहा, मानव, माँ ने जो आदेश दिया है सिर्फ उसका पालन करो, वरना नतीजे तुम अच्छे से जानते हो। मानव ने गुस्से से लीना को देखा, फिर गुस्से को शांत करके उसने प्रियांशी से कहा, बहुत घमंडी हो तुम, और तुमसे भी घमंडी होगा तुम्हारा लीडर। बस इतना कह वह पैर पटकते हुए वापस चला गया। लीना और शाहीन ने राहत की सांस ली। फिर उन्होंने प्रियांशी को देखा, जो बिना भाव के उनको देखते हुए दरवाजे बंद कर दी। यह सच में बहुत घमंडी है, शाहीन ने कहा। इस पर लीना बोली, बहुत नहीं, हद से ज्यादा घमंड है इसमें। खैर, मुझे तो डर है अब माँ इस पर क्या एक्शन लेंगी। चल के देखते हैं। दोनों हड़बड़ा कर उस जगह भागी। मानव गुस्सेलसान की तरह दांत पीसते हुए हॉल में दाखिल हुआ, लेकिन श्रेष्ठ और लीडर को देख उसने अपने गुस्से को ऐसे तैसे करके शांत किया। वो लोग आ रहे हैं, वीरेंद्र ने पूछा। सब उसके जवाब का इंतजार करने लगे। हालांकि जिस तरह से मानव का ढंग था, लग तो नहीं रहा था वह लोग इस जगह आने के लिए माने हैं। मानव ने उनके शक को कंफर्म करते हुए कहा, मैं उनके पास गया, आने के लिए बोला, पर उस लड़की ने मेरी बेइज्जती की, बोली बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर आ रहे हो, और भी बहुत कुछ कहा, और आने से साफ इनकार कर दिया।
ऐसा कहा उन्होंने। श्रेष्ठ लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ऐसे बदतमीज मेहमान तो वह पहली बार देख रहे थे। आना नहीं था, नहीं आते, उन्हें बेशर्म और गाली देने की क्या जरूरत थी। और मुंह उठाकर आ गए से किया मतलब, उनका वंश है, उनका महल है। वह मुंह उठाकर चले या कुछ और, ऐसा उसने क्यों कहा? वीरेंद्र ने लीडर से कहा, अब तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है श्रेष्ठ, आपका क्या कहना? आप आदेश दे तो मैं खुद उन्हें लेकर आऊं। इस वक्त तक लीना और शाहीन भी आ चुकी थी, जो इस सुझाव को सुन के थोड़ी परेशान नजर आने लगी। देवसेना ने कुछ पल सोचने के बाद कहा, मैं भी चलती हूँ। देवसेना अपनी जगह से खड़ी हो गई, जिसके साथ सारे श्रेष्ठ भी सब एक साथ करण के कमरे के लिए जाने लगे। अब क्या होगा? शाहीन ने घबराते हुए पूछा। इस पर लीना ने सिर हिलाया, अब वही होगा जो माँ को लगेगा। फिर चिढ़ते हुए बोली, और यह लड़का खाने के लिए भी नहीं आ सकता क्या? कौन सा हम उससे उसके दल को मांग रहे हैं? खैर, वो आए या न आए, माँ इस बात को इतनी गंभीरता से क्यों ले रही है, क्यों जिद पर है? लीना के सिर में दर्द हो रहा था। करण ने बेशक उसकी जान उस अमृत पत्थर के टुकड़े ले बचाई थी, पर उसका उसे कोई फायदा नहीं हुआ। उसे तो अब उसके लिए बुरा लग रहा था, इसीलिए वह मुसीबत में उसे आने नहीं देना चाहती थी। पर पता नहीं अचानक से उसकी माँ कब से इतनी जिद्दी हो गई। मानो उस लड़के के पेट में खाना नहीं गया तो इनसे खाना नहीं निगला जाएगा। बहरहाल दोनों दोबारा से उनके कमरों के लिए दौड़ी, इसी आश में कि दोनों में से कोई पार्टी तो मान जाए। देवसेना और बाकी सब जल्दी उनके कमरों के पास पहुंच गए। सैनिक ने जब यह सब देखा तो उसकी तो घिघी ही बंद गई। कहीं इन लोगों को हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया है? भगवान, अब क्या होगा? लीडर तो मुझे मार ही डालेगी, वरना नौकरी से तो निकाल ही देगी। सैनिक के तलवे ठंडे पड़ चुके थे, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी वह आगे जाकर कुछ बोले। देवसेना और बाकियों ने तो उस पर ध्यान भी नहीं दिया। कौन सा कमरा है? देवसेना ने पूछा। मानव ने पारो और प्रियांशी वाले कमरे की तरफ इशारा कर दिया। उसे क्या मालूम था करण दूसरे कमरे में है? देवसेना ने वीरेंद्र को इशारा किया। वीरेंद्र ने आगे बढ़कर दरवाजे को खटखटाया। इस दौरान देवसेना ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके दरवाजे के पार देखने की कोशिश की, पर उसे हैरान तब हुई जब वह कुछ देख नहीं पाई। इन्होंने सुरक्षा के लिए शील्ड बनाकर रखी है। देवसेना को अब और ज्यादा शक होने लगा। तभी फिर से दरवाजा खुला। दरवाजा खोलने वाली इस बार पारो थी, जो कि अच्छी बात थी। पारो ने जब इतने सारे लोगों को एक साथ देखा, तब उसकी भौहें तंग गई। वीरेंद्र ने नॉर्मल तरीके से पूछा, आप सबको खुद लीडर ने खाने का नेता भेजा था? आप लोग खुद नहीं आए, इस वजह से हम खुद आपके पास आ गए। हमें लगा आपको कोई दिक्कत है, अगर है तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। वीरेंद्र अपने वंश का श्रेष्ठ था और सामने वाली भी एक श्रेष्ठ ही थी। हालांकि उनका दल कमजोर था, ताकत कम थी, और उम्र में तो वह उसकी पोती जैसी थी, पर पद का सम्मान करना स्वाभाविक था। पारो इस पर कुछ कहती, प्रियांशी उसे पीछे करके आगे आ गई। इसे आगे आना जरूरी था। लीना ने अपना सिर पीट लिया। प्रियांशी ने सख्ती से कहा, अच्छा तो आपकी लीडर ने नेता भेजा था? माफ करना, हमें लगा कि यह किसी तरह का आदेश है। शायद आपने अपने लोगों को यह कहकर नहीं भेजा था, वरना इतनी बदतमीजी से नेता देते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। प्रियांशी ने अपनी नजरें सीधा मानव की तरफ की। मानव का तो गुस्से से सिर घूम रहा था, पर लीडर के होते हुए वह कुछ भी नहीं बोल सकता था। वीरेंद्र को जल्दी समझ आ गया इस जगह किया हुआ होगा, लेकिन यह उसके लिए जरूरी नहीं था। मुझे खुद आप सबको बुलाने के लिए आना चाहिए था। खैर, आप सब हमारे मेहमान हैं। लीडर आप सबके साथ डिनर करना चाहती है। आपने हमारी मिस लीना को सुपारी क्लब के लोगों से बचाया है, बस अपना सम्मान देने के लिए यह किया जा रहा है। हमें भूख नहीं है, प्रियांशी ने कहा, और बिना आगे बोले कमरे में जाने लगी। उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता था सामने श्रेष्ठ हो या लीडर। पर तभी उसे देवसेना की आवाज सुनाई दी, तुम मत आओ, लीडर गुरु को आने दो, उन्हें बुलाओ। वह अभ्यास कर रहा है और उसे कोई भूख नहीं है, प्रियांशी ने बिना मुड़े कहा। इसके जवाब में देवसेना बोली, यही जवाब मैं लीडर गुरु से सुनना चाहती हूँ। प्रियांशी चिढ़ गई, उसके माथे पर बल पड़ने लगे। उसने मुड़कर देवसेना को देखा, फिर सख्त निगाहों के साथ बोली, देवांश दल की पहली श्रेष्ठ आपके सामने खड़ी है। उसने कहा, यानी लीडर गुरु ने कहा। मैं भी इस वंश की लीडर हूँ। मैं जब तक खुद तुम्हारे लीडर से यह नहीं सुन लेती, मैं नहीं मानने वाली। ऐसा कहते ही देवसेना ने तेज आवाज में कहा, लीडर गुरु, तुमसे मिलने लीडर देवसेना आई है, बाहर आओ। प्रियांशी ने गुस्से में आकर मुट्ठी भींच ली, लेकिन अंदर ही अंदर उसे और पारो को चिंता भी हो रही थी। करण को गए हुए बस 1 घंटा ही हुआ था, और यह लोग इस जगह टपक गए। करण को यहाँ ना पाकर यह लोग जरूर सजग हो जाएंगे। शाहीन ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, लीडर, देवांश दल के लीडर उस वाले कमरे में है। देवसेना ने करण वाले कमरे को देखा, अपनी शक्ति का उपयोग करके अंदर झांकना चाहा, मगर उस जगह पर भी उसे निराशा हाथ लगी।
इस वजह से वह खुद कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई। शायद आप लोगों के कानों में मेल भरा हुआ है, प्रियांशी ने ऐसा कहते हुए अपनी कलाई को घुमाने वाली पोजीशन में ला दिया, ताकि डेमन पेड़ और सेनापति को निकाल सके। साथ में दोनों ने अपनी कमजोर शक्तियों को सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। देवसेना ने यह सब भांप लिया था। इससे उसका शक और ज्यादा बढ़ चुका था। उसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और उसे थोड़ी ताकत लगाकर खोलने लगी। पारो और प्रियांशी की चिंता बढ़ती जा रही थी। किसी भी पल वह लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन उसी दौरान अचानक से कमरे का दरवाजा अंदर की तरफ खुल गया। कौन इतना शोर कर रहा है? कमरे से आवाज आई, जिसे सुन पारो और प्रियांशी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कमरे से बाहर आया करण, जो इतनी भीड़ को देख हैरान होकर बोला, इतने सारे लोग एक साथ इस जगह, क्या हुआ? तुम सबको मुझसे कोई काम है? करण सीधा देवसेना की आंखों में देखा। देवसेना ने अपने श्रेष्ठों को देखा। फिर करण से बोली, डिनर का नेता देने आई थी। मुझे भूख नहीं है, मैं अभ्यास कर रहा हूं, करण ने कहा। देवसेना ने कुछ पल उसे देखा, फिर बिना आगे एक शब्द बोले उस जगह से चल दी। उसके पीछे पीछे श्रेष्ठ भी। मानव ने करण को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसे नजरअंदाज करके उस जगह से जाने लगा। लेकिन जाते जाते अचानक से उसकी नजर सैनिक पर पड़ी, जो बस एक जगह जमा हुआ था। मानव ने रुककर उससे पूछा, तुम्हारा साथी अब तक नहीं आया? सैनिक घबरा गया, पर जवाब संभल कर देते हुए बोला, अभी ही आया था, लेकिन दोबारा हल्का होने चला गया। उसने रसे की सब्जी ज्यादा खा ली थी, इस वजह से इसका रसा ज्यादा निकल रहा है, मतलब पेट खराब है उसका। छी, मानव ने उल्टी जैसा मुंह बनाया, फिर खुद भी उस जगह से चल दिया। यह काम तुम पहले आकर नहीं कर सकते थे? बेवजह इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया, लीना ने कहा, और अपना सिर पकड़कर शाहीन के साथ खुद भी उस जगह से चली गई। करण वापस से अपने कमरे में गया। पारो और प्रियांशी भी उसी कमरे में आ गई। दरवाजा बंद कर पारो ने पूछा, तुम कहाँ गए थे और कब आए? एक बार बता दिया होता। बताने में तुम्हारी जबान टूट रही होगी क्यों? प्रियांशी बोली। वह नाराज थी, इसमें कोई शक नहीं था। करण ने उन दोनों को देखा, फिर बिना किसी भाव के बोला, मैं असली करण नहीं हूं, उसकी परछाई हूं। जाने से पहले उसने मुझे इस जगह छोड़ दिया था। परछाई हो? पारो और प्रियांशी ने उसे ध्यान से देखा, फिर आहें भरते हुए सोफों पर बैठ गई। है भगवान, आखिर यह लड़का कितना तेज हो सकता है। एक चक्रवर्ती सम्राट को भी उल्लू बना दिया उसने। प्रियांशी को हंसी आने लगी। पारो भी मुस्कुराकर बोली, उसकी योजनाओं में कमी होना उतना ही मुश्किल है जितना सूखे रेगिस्तान में सुई ढूंढना। समझ नहीं आता यह लड़का किस तरह का दिमाग लेकर पैदा हुआ है। पारो और प्रियांशी अब जाकर रिलैक्स हुई थी, वरना अब तक उनके सिर पर देवसेना नाम की तलवार लटक रही थी। 1079 फूटी किस्मत साथ नहीं छोड़ती करण का। पारो और प्रियांशी को शांति से बैठकर आराम कर रही थी, लेकिन करण की परछाई थोड़ी परेशान नजर आ रही थी। हालांकि उसने उन दोनों से कुछ भी नहीं कहा। दूसरी तरफ देवसेना बिना कुछ बोले बस डाइनिंग हॉल के लिए बढ़ी जा रही थी। उसके माथे पर हल्के बल बने हुए थे, जो होना काफी अजीब था। वीरेंद्र ने कहा, क्या हुआ लीडर? उन्होंने आने के लिए मना किया, इस बात से आप खफा है? देवसेना ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर की शांति के बाद उन्होंने कहा, महल की सुरक्षा को और बढ़ा दो, आने जाने वाले लोगों पर ज्यादा ध्यान दो, आम लोगों के बीच अपने लोगों को छोड़ दो। वीरेंद्र को यह सुनकर काफी अजीब लगा, पर फिर भी उसने इसके लिए हामी भरी। देवसेना ने खुद से कहा, जब मैं उससे पहली बार मिली थी तब उसकी आभा काफी ताकतवर थी, लेकिन अब उसकी आभा में हल्की गिरावट थी। शायद ऐसा अभ्यास करने की वजह से हो सकता है, लेकिन अभ्यास करने से जो थकावट होती है वह उस लड़के के चेहरे पर नहीं थी। शायद यह मेरा ज्यादा सोचना हो, पर यह लड़का कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। देवसेना एक ताकतवर चक्रवर्ती सम्राट थी। उसके पास जो अनुभव था वह करण से काफी गुना ज्यादा था। हालांकि देवसेना के शक का कारण बनी करण की आभा, और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि करण गुरु के भेष में था, और उसका भी उसने परछाई रूप बनाया। इससे कहीं न कहीं कोई चीज तो खराब होनी ही थी। हालांकि यह बहुत महीन चीज थी, पर देवसेना की आंखों से बच नहीं पाई। जहां देवसेना को करण पर शक हो गया था, वहीं करण अब भी अपनी तेज गति का उपयोग करके आगे बढ़ता जा रहा था। उसकी ऊर्जा काफी हद तक कम हो चुकी थी। जल्दी ही उसे सामने आभा सोलर यंत्र नजर आने लगे, जो साइन था सुहानी पहाड़ी के आने का। करण पहले ही काफी दूर रुक गया। अपनी रफ्तार तकनीक को उसने अब इस्तेमाल नहीं किया, वरना वह उन यंत्रों के रडा पर आ सकता था। धीरे धीरे करके करण सीधा जमीन पर आने लगा, और उसे अब सुहानी पहाड़ भी नजर आने लगा था, जो अंधेरी की चादर में सिमटा हुआ था। उस जगह पर बर्फ थोड़ी कम थी। करण उससे थोड़ा दूर आके जमीन पर उतरा। कुछ रिकवरी पिल खाने के बाद उसने उसी जगह कुछ देर आराम किया, और जब उसकी ऊर्जा पहले की तरह भर गई, तब उसने आगे बढ़ना जारी रखा। वह इस बार उड़कर नहीं जा रहा था। लीना के वंश का कैंप पहाड़ी की चोटी पर था। अगर वह उड़ता तो पकड़ में आ सकता था,
करण को दौड़ते दौड़ते लगभग 10 मिनट का समय बीत गया। वह सुहानी पहाड़ी पर चढ़ता जा रहा था। यह काम उसके लिए काफी आसान होता अगर बादलों के ऊपर आभा सोलर यंत्र नहीं होते। बहरहाल कई सारी मुश्किलों के बाद आखिरकार करण को उनका कैंप नजर आने लगा, लेकिन उसके आसपास कई सारे खौफ महासम्राट स्तर के योद्धा तैनात थे। मुझे इनमें से एक का भेष बदलकर अंदर जाना होगा, करण ने सोचा, और वहीं एक चट्टान के पीछे छिपकर किसी के आने का इंतजार करने लगा। पर बहुत देर तक उस जगह पर कोई नहीं आया, इसीलिए करण ने ही किसी को बुलाने का ख्याल लाया। उसने पास में पड़े कुछ पत्थरों को उठाया, उनमें अपनी ऊर्जा को डाल के एक दिशा में तेजी से फेंका। खड़ की आवाज कुछ सैनिकों को सुनाई दी। रुको, मैं देख के आता हूं, एक सैनिक ने कहा। सबने इस पर सिर हिलाया। सैनिक बिना किसी झिझक के उस जगह आके आसपास देखने लगा, लेकिन उसे उस जगह कोई नजर नहीं आया। हवा से पत्थर सरक गए होंगे, सैनिक ने सोचा। वह लोग काफी ऊंचाई पर थे, अक्सर उस जगह ऐसी आवाजें आती रहती थी, खासकर रात के समय पर। सैनिक ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वापस मुड़कर वह अपने साथियों के पास जाने लगा। उसने अपना पहला कदम रखा, लेकिन अगले ही पल उसे किसी ने खींच लिया। वह चिल्लाने वाला था, पर अब तक वह बेहोश हो चुका था। करण ने उसके कपड़े उतारे, खुद ने उन्हें धारण किया। उस सैनिक का रूप लेने के बाद उसने उसे वहीं ठंड में छोड़ दिया और खुद एक गहरी सांस लेकर आगे बढ़ गया। एक सैनिक ने उससे पूछा, किया था उस जगह? तुम तो जानते ही हो उस जगह किया होगा। करण ने अंधेरे में तीर चलाया। सैनिक बोला, वही पत्थर वगैरह सरक गए होंगे, खैर तुम यही रुको, मैं सुसु करके आता हूँ। करण ने सिर हिलाया। जब वह सैनिक चला गया, करण ने मौका देखकर कैंप के अंदर जाना शुरू कर दिया। कैंप बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया एक बड़ा घर था, जिसकी छत सपाट थी, जहां पर करण को कुछ बड़े बड़े यंत्र नजर आए, जो मिलिट्री टैंक की नोक की तरह लग रहे थे। यही यंत्र उस आभा सोलर यंत्र से जुड़े हुए हैं। वह इन्हें सिग्नल भेजते होंगे और तब यह एक्टिवेट होकर हमला करते हैं। करण को वह पूरी तरह से नजर तो नहीं आ रहे थे, लेकिन चलते चलते उसने एक बड़ा सा गोला देखा, जो एक फॉर्मेशन थी। उस फॉर्मेशन में करण को कुछ जाने पहचानी चीज नजर आई। ऊर्जा पत्थर, करण ने मन में कहा। फिर ध्यान से उनकी टेक्नोलॉजी को समझते हुए बोला, यह यंत्र बहुत ऊर्जा लेता है और उतनी ही ऊर्जा आभा सोलर यंत्र लेते होंगे। उन्हें ऊर्जा यानी चार्ज करने का काम यह ऊर्जा पत्थर करते होंगे। करण जितना इस बारे में सोचता, उसे अपनी दुनिया की याद आने लगती। ऐसी टेक्नोलॉजी उसकी दुनिया में भी थी, बस दोनों को बनाने का तरीका अलग था और ताकत में भी काफी ज्यादा फासला था। इस दुनिया के यह वाले यंत्र ज्यादा ताकतवर थे। क्या देख रहे हो? करण को एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी। करण ने मुड़कर देखा तो उसे वहां एक आदमी बैठा हुआ नजर आया। उसने भी सफेद नीले कपड़े पहने हुए थे, आंखें नीली, बाल सफेद और कान लंबे थे। पर सबसे हैरान करने वाली बात थी उसकी ताकत। नवे चरण का महासम्राट। करण को मन ही मन टेंशन हो गई। उसके सामने लीना के वंश का पहला श्रेष्ठ बैठा हुआ था। उसकी ताकत तो महाराजा कर्मवीर से भी ज्यादा थी। करण ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उसे तो लगा था यह आदमी ज्यादा से ज्यादा 5वें या 6वें चरण पर होगा, लेकिन यह उसकी सोच से ज्यादा ताकतवर निकला। पहले श्रेष्ठ ने जब करण को शांति से खड़ा देखा, तब उसने फिर से पूछा, क्या हुआ? बर्फ की तरह जम गए हो क्या? वो मैं यंत्र देख रहा था। मैं भी तिलिस्मी कारीगर बनना चाहता था पहले, बस वही दिन याद आ गए। करण ने बात को टरकाने के लिए कुछ भी कह दिया। पहले श्रेष्ठ ने करण को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अपनी जगह से उठकर करण के पास आ गया। करण को लगा कि शायद उसके जवाब ने उसे फंसा दिया है, इसीलिए वह लड़ने के लिए तैयार हो गया था। मगर पहले श्रेष्ठ ने स्टोरेज रिंग से सिगार का बंडल निकाला। एक सिगार को अपने होठों में दबाकर उसे सुलगाते हुए बोला, काश तुमने अपने सपनों पर काम किया होता, तब शायद हमारे वंश में भी कोई तिलिस्मी कारीगर होता। ऐसा कह पहला श्रेष्ठ सामने जल रही बॉनफायर के पास आके बैठ गया। करण चलकर उसके पास ही खड़ा हो गया। पहला श्रेष्ठ आगे बोला, मैं भी बचपन में तिलिस्मी कारीगर बनना चाहता था। काफी मेहनत की, लेकिन जैसे ही हमारे लीडर वंश से दूर चले गए, वंश कमजोर पड़ने लगा। बाहरी लोगों की नजरें हमारे वंश पर तेज हो गई। उस वक्त लीडर देवसेना इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं थी और न उन्हें वंश के काम संभालने आते थे। सारा वजन मेरे ऊपर आ गया। श्रेष्ठ ने 2-3 सिगार के कश लेने के बाद आगे कहा, मजबूरन मुझे वंश की जिम्मेदारी उठानी पड़ी, इन्हीं में मेरा जीवन गुजर गया। करण जानता था अगर उसने उससे कुछ नहीं कहा, तब सामने वाले को उस पर शक हो सकता था, इसीलिए उसने पूछा, फिर आप अब अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर लेते? अब तो लीडर वंश को चलाने लायक बन चुकी है। श्रेष्ठ के होठों पर बेबसी भरी मुस्कान आ गई। मेरी बूढ़ी हड्डियां अब मेहनत करने के लिए राजी नहीं है। अब तो मैंने वंश को ही अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी है। फिर सिर हिलाते हुए बोला, पर मैं अपने मानव को तिलिस्मी कारीगर जरूर बनाऊंगा। हाँ, वो थोड़ा घमंडी है, बस उसका घमंड कम करने वाला कोई औजार मिल जाए, तब वह लड़का अपनी काबिलियत दिखा सकता है।
करण ने सिर हिलाया। तभी वही सैनिक वापस आ गया जो करण को उस जगह की निगरानी का बोलकर गया था। उसने आते ही करण को लगभग डांट लगाते हुए कहा, तुम इस जगह क्या कर रहे हो। करण को समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे, और उसे जवाब देने की जरूरत भी नहीं पड़ी। श्रेष्ठ ने हाथ हिलाते हुए कहा, रहने दो और तुम सब भी थोड़ा आराम करो। जी श्रेष्ठ, सैनिक मुस्कुराते हुए गोल घेरा बनाकर बैठ गए। उनमें से एक करण भी था। उसे श्रेष्ठ का बर्ताव अपने लोगों के साथ बड़ा अच्छा लग रहा था। वह लीडर देवसेना की तरह सख्त नहीं था और न वह कम बोलता था। हालांकि उसका रहन सहन उसे काफी घमंडी दिखाता जरूर था, लेकिन हकीकत उससे कोसों दूर थी। शायद इसी वजह से उसने लीडर देवसेना को काबिल लीडर बनाया और पूरे वंश को अच्छे से आगे लेकर गया। करण ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह इस जगह इसकी अच्छाई देखने नहीं आया था। उसका काम था उस पत्थर के टुकड़ों को हासिल करना। असल में करण की योजना यही थी। देवसेना को करण की जरूरत इसीलिए नहीं थी क्योंकि उनके पास पहले से एक पत्थर का टुकड़ा था, लेकिन अगर वह पत्थर का टुकड़ा उनके पास नहीं रहा तब उन्हें झक मारकर उसके पास आना ही होगा और करण अपने मुताबिक डील करेगा। हालांकि यह काम अच्छा नहीं था, पर पारो और प्रियांशी के लिए करण बुरे से बुरा काम करने के लिए तैयार था। उसे सिर्फ अपने लोगों से फर्क पड़ता था। बाकी दुनिया उसकी आंखों के सामने मर भी रही हो तो शायद अब उसे फर्क न पड़े। इसका सपना तो तिलिस्मी कारीगर बनने का था। तुम सबके सपने भी कुछ थे, या सिर्फ सैनिक बनना ही चुना था, श्रेष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा। इस पर एक सैनिक ने कहा, मैं एक बड़ा व्यापारी बनना चाहता था, लेकिन कई बार की कोशिश के बाद भी असफल रहा, और मैं वंश का मुख्य सेनापति, पर काबिलियत कम होने के कारण मैं भी असफल रहा। इसी तरह से हर कोई अपने अधूरे सपने सुनाने लगा। आखिर में एक आदमी ने उदासी के साथ कहा, हम सब असफल लोग हैं, हमारी कोई औकात ही नहीं है श्रेष्ठ। बस इतना कमा लेते हैं, बीवी बच्चों का पेट भर जाए। ना ज्यादा ताकत है, न काबिलियत, ना हुनर, ना पैसा। श्रेष्ठ सिर हिलाने लगा, फिर करण से बोला, अंदर से बर्फ क्यूब लेकर आओ, बिना शराब के मजा नहीं आ रहा। ऐसा कह श्रेष्ठ ने एक महंगी सी बोतल को बाहर निकाला। करण की आंखों में चमक आ गई। इसे कहते हैं हथौड़ा, मेरा सिर फोड़। करण खड़ा हुआ और अंदर कैंप में गया। कुछ सेकंड उसी जगह पर रुककर उसने कलाई घुमाकर अपने बर्फ के टुकड़े निकाल लिए। लेकिन उसने उनमें से काफी सारा जहर अपने अंदर समा लिया, ताकि लोग सिर्फ बेहोश हो जाए, मरे नहीं। करण ने पास में कांच का बर्तन उठाया, उसमें वह टुकड़े रखे और वापस उनके बीच आ गया। श्रेष्ठ बोल रहा था, सफलता और असफलता में कुछ खास अंतर नहीं है, बस लोग असफलता नकारात्मक तरीके से लेते हैं, जबकि उन्हें ऊपर वाले की मर्जी समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। कुछ असफलता अपनों से जुड़े लोगों के लिए लाभदायक होती है। जैसे कि तुम्हारा परिवार, तुम व्यापारी बन जाते तो अपने परिवार पर ध्यान नहीं पाते, ज्यादा दौलत आने से तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बीच खाई बन जाती। हालांकि ऐसा होता यह मेरी गारंटी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता तो शायद तुम इतने खुशमिजाज नहीं होते। आपने सही कहा श्रेष्ठ, लगता है मैं ही ज्यादा सोच रहा था, सैनिक मुस्कुराया। श्रेष्ठ ने हंसते हुए कहा, चलो अब इस बोतल का मजा लेते हैं। लीडर देवसेना को यह उनके जन्मदिन पर मिली थी। वह शराब नहीं पीती, सिर्फ वाइन पीती है, इसीलिए उन्होंने यह मुझे दे दी, और अब तुम सब भी इसका स्वाद चखने वाले हो। सैनिक यह सब सुनकर काफी खुश हो गए। उन्होंने फटफट करके बर्फ के टुकड़े अपने ग्लास में डाले। श्रेष्ठ ने सबके ग्लास में शराब फील की। सबने हंसते गाते हुए शराब के घुट लगाए। करण भी नकली मुस्कान के साथ शराब पीने लगा। थोड़ी देर तक सब एक दूसरे से बात करते रहे, लेकिन धीरे धीरे करके सबका सिर भारी होने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सबको लगा कि यह सब शराब का नशा है, इसीलिए उन्होंने उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, पर वह नशा होता तो खत्म हो जाता, लेकिन उन्होंने तो जहर खाया था। एक एक करके सब जमीन पर गिरने लगे। यह क्या हो रहा है। श्रेष्ठ अपनी जगह से खड़ा हुआ, मगर उसका भी सिर तेजी से घूमने लगा। वह भी एकदम से अपनी कुर्सी पर गिरकर बैठ गया। यह नशा नहीं है, कुछ और है। श्रेष्ठ की आवाज लड़खड़ा रही थी। उसने अपनी ऊर्जा को सर्कुलेट करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ। आखिर में वह भी बेहोश हो ही गया। करण ने अपने शराब के ग्लास को खत्म किया, फिर अपने कपड़े झाड़ते हुए श्रेष्ठ के पास पहुंच गया। उसने समय बर्बाद ना करते हुए उसकी स्टोरेज रिंग को निकाला, उसकी सील को तोड़ा। स्टोरेज रिंग में झांकने के बाद उसे पत्थर का टुकड़ा मिल ही गया। उसने उसे अपनी स्टोरेज रिंग में डाला। इसके बाद वह स्टोरेज रिंग वापस रखने ही वाला था, पर तभी उसे उसमें एक किताब नजर आई। लेवल 6 की तकनीक। करण ने उसे निकाला और अपनी स्टोरेज रिंग में डाल लिया। वह बर्फ से जुड़ी तकनीक थी, प्रियांशी के काम आ सकती थी। करण ने सोचा और वापस श्रेष्ठ को स्टोरेज रिंग पहना दी। उसने सोचा नहीं था यह काम इतनी आसानी से और जल्दी हो जाएगा, लेकिन अचानक से श्रेष्ठ ने उसके हाथ को पकड़ लिया और अपनी आंखें खोलकर बोला, तो तुमने यह सब किया था। करण को सच में अब चिढ़ हो गई थी, पर वह जानता था अपनी फूटी किस्मत से उसे लड़ना ही पड़ेगा।
उसने बिना समय गवाए अपने दूसरे हाथ से श्रेष्ठ पर पंच मारा। सामने वाला नवे चरण का महासम्राट था। करण किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं था। श्रेष्ठ की आंखें छोटी हो गई, उसने अपने दूसरे हाथ से उसके पंच को रोकने की कोशिश की। बूम, जोरदार धमाका हुआ, मानो दो चट्टानें आपस में टकरा गई हो। श्रेष्ठ को जिस चीज का यकीन नहीं था उसके साथ वह हुआ। वह उड़ता हुआ कुछ कदम तक पीछे हो गया। उसने नजर उठाकर हैरान नजरों से करण को देखा।